गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग? बढ़िया, मैं भी अच्छा हूँ। हाँ बेटा, मैं विष्णु कुमार, स्वागत है बेटा आपका अपने यूट्यूब चैनल फिजिक्स क्लासेस में। हाँ बेटा, लास्ट क्लास में हम डिस्कस कर रहे थे इलेक्ट्रिक करंट, हमने स्टार्ट कर दिया था बेटा। और फर्स्ट लेक्चर में हमने उसके लिए बेसिक इन्फॉर्मेशन या इंट्रोडक्शन हमने क्लियर कर लिया था। ठीक है, उसी चैप्टर को हम कंटिन्यू करते हैं बेटा। नेक्स्ट क्लास में अपने पास नया टॉपिक जो हमारे पास है वो है आज का करंट डेंसिटी। ठीक है, करंट डेंसिटी क्या होती है, कैसे डिफाइन करते हैं इसको, हम कैसे कैलकुलेट करते हैं, ठीक है, और क्या रोल है, इससे रिलेटेड हम सब कुछ पढ़ने वाले हैं। तो आज का टॉपिक बेटा हमारा है, कौन सा है? करंट डेंसिटी। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। करंट डेंसिटी, देखिए किसी भी कंडक्टर में जब बात करते हैं करंट फ्लो हो रही है, ठीक है, करंट फ्लो हो रही है तो उस कंडक्टर के यूनिट सरफेस से जितने अमाउंट की करंट पास हो रही है वही क्या है हमारे पास है? करंट डेंसिटी। क्लियर हुआ हमारे पास? दैट मीन्स हम यह बात करें हमारे पास है करंट डेंसिटी। इट इज डिफाइंड एज द amount of current at unit area held normal to the direction of flow of current। ठीक है, किसी भी कंडक्टर की बात करें, उस कंडक्टर में जब करंट फ्लो हो रही है उस करंट के परपेंडुलर, उस करंट के डायरेक्शन के परपेंडुलर हम बात करें, यूनिट सरफेस एरिया से जितनी अमाउंट की करंट पास होगी दैट्स बी करंट डेंसिटी। क्लियर है यहां तक? अच्छा ठीक है, क्लियर करते हैं। हमारे पास सपोज दैट हमारे पास क्या गिवन है बेटा, ये कंडक्टर गिवन है, ये कोई कंडक्टर है, ठीक है, और इस कंडक्टर में करंट फ्लो हो रही है हमारे पास है इस डायरेक्शन में से, ये डायरेक्शन में करंट फ्लो हो रही है। क्लियर हो यहां तक? अब हम बात करेंगे इसके सरफेस की बात करें। सपोज करो ये जो करंट है कितने एरिया से, इसके नॉर्मल, करंट के नॉर्मल हम बात करें, करंट के नॉर्मल हम बात करें, ये जो सरफेस एरिया है सपोज दैट कितना आ गया हमारे पास, ए गिवन है, एरिया कितना बेटा, ए गिवन है, उससे कितने अमाउंट की करंट, आई करंट फ्लो हो रही है। ठीक है, तो बताइए यहां से हम करंट डेंसिटी फाइंड करें तो यानी कि पर यूनिट एरिया जो करंट पास होगी दैट्स बी करंट डेंसिटी। ठीक है, तो यहां से बात करें हमारे पास है इट इज डिफाइंड एज द अमाउंट ऑफ द करंट एट यूनिट एरिया इज हेल्ड नॉर्मल टू द डायरेक्शन ऑफ द फ्लो ऑफ करंट। क्लियर? अच्छा ठीक है, यहां से बात करूं तो ये हमारे पास इसको डिनोट करते हैं बेटा किससे? जे वेक्टर से, कैपिटल जे वेक्टर। ठीक है, करंट डेंसिटी किसे डिनोट करते बेटा? जे वेक्टर से। अच्छा, वेक्टर इसका मतलब वेक्टर क्वांटिटी है, क्या होगी बेटा? वेक्टर क्वांटिटी। क्या है बेटा? वेक्टर क्वांटिटी। अच्छा, अगर वेक्टर क्वांटिटी है तो उसकी डायरेक्शन भी होगी, क्या होगी बेटा? डायरेक्शन भी होगी। अब डायरेक्शन क्या होगी? डायरेक्शन जो होती है वो होती है डायरेक्शन ऑफ जे वेक्टर along to direction of current। ठीक है भाई, जैसा कि हम बात करते हैं करंट क्या है, एक स्केलर क्वांटिटी है, उसको हम वेक्टर में कंसिडर नहीं कर सकते, बट इसकी फिक्स डायरेक्शन है। तो उस करंट को एक्सप्रेस करने के लिए या रिप्रेजेंट करने के लिए एक वेक्टर क्वांटिटी की रिक्वायरमेंट होती है, उसी के लिए हम यूज करते हैं किसको? जे, करंट डेंसिटी को। ठीक है, क्लियर हुआ? दैट मीन्स केवल इसका यूज क्या है, करंट को रिप्रेजेंट करने के लिए हम एक वेक्टर क्वांटिटी की यूज नीड होती है, उसी के लिए हम किसका यूज करते हैं? करंट डेंसिटी का यूज करते हैं। क्लियर? चलिए, यहां तो बात समझ में आ गई हमारे पास है। तो यहां अगर आपसे बोला जाए करंट डेंसिटी होगी कितनी, तो करंट डेंसिटी मेरे पास हो जाएगी करंट बाई एरिया, करंट बाई एरिया। दैट मीन्स हम बात करेंगे जे इक्वल टू कितना हो जाएगा बेटा? आई बाई ए। जे इक्वल टू क्या होगा बेटा? आई बाई ए। क्लियर है यहां तक? तो जे का वैल्यू कितना होगा बेटा? आई बाई ए। अब अगर आपसे बोला जाए बेटा यहां से कि इसका यूनिट क्या होगा, करंट डेंसिटी की यूनिट कैसे डिफाइन करेंगे हम, तो देखिए यूनिट क्या होगी हमारे पास,
करंट की यूनिट डिवाइड बाय एरिया की यूनिट। तो करंट की यूनिट क्या होती है बेटा? एम्पियर। क्या होती है बेटा? एम्पियर। यहां से बात की जाए तो इसकी करंट डेंसिटी यूनिट क्या होगी? एम्पियर पर मीटर स्क्वायर। एम्पियर पर मीटर स्क्वायर। क्लियर है यहां तक? ठीक है। अब देखिए यहां से, तो करंट डेंसिटी कैलकुलेट करने के लिए क्या चीज है बेटा? कंफर्म होना चाहिए बेटा क्या? एरिया या सरफेस मस्ट बी नॉर्मल टू द डायरेक्शन ऑफ द करंट। ठीक है, जो सरफेस एरिया हम कंसीडर कर रहे हैं वो सरफेस कैसा होना चाहिए बेटा? करंट की डायरेक्शन के परपेंडिकुलर होना चाहिए। क्लियर? चलो ठीक है, यहां से देखो इंपॉर्टेंट चीज क्या आ रही है हमारे पास। फर्स्ट इंपॉर्टेंट चीज हम बात करें तो करंट डेंसिटी जो होती है, करंट डेंसिटी किसके अलॉन्ग होती है? अलॉन्ग टू डायरेक्शन ऑफ करंट। पहली चीज तो ये हमारे पास है। सेकेंड हम बात करते हैं क्या चीज आ रही है हमारे पास कि एरिया, या हम बात करें सरफेस मस्ट बी परपेंडिकुलर टू करंट। क्या आना चाहिए? एरिया या सरफेस जो है वो क्या आना चाहिए? मस्ट बी परपेंडिकुलर टू करंट। क्लियर? अच्छा ठीक है, अब बात ये सर एरिया करंट के परपेंडिकुलर हो रहा है, एरिया वेक्टर क्या होगा? अच्छा एरिया वेक्टर हमने पढ़ा बेटा, एरिया भी तो क्या है? एक वेक्टर क्वांटिटी है। इलेक्ट्रिक फ्लक्स में हमने डिस्कस किया था बेटा। तो एक वेक्टर क्वांटिटी है और उसकी डायरेक्शन क्या होती है? नॉर्मल टू द सरफेस। नॉर्मल टू द सरफेस। तो इस सरफेस के नॉर्मल और इसके नॉर्मल ऑलरेडी क्या है? करंट। ठीक है, तो यानी हम बात करें यहां से एरिया वेक्टर मस्ट बी along to डायरेक्शन ऑफ करंट। क्लियर हो यहां तक? देखिए, तो हम पहले बात करें हमारे पास करंट डेंसिटी क्या होती है? द अमाउंट ऑफ करंट विच पासिंग थ्रू द यूनिट सरफेस एरिया हेल्ड टू द डायरेक्ट नॉर्मल टू द डायरेक्शन ऑफ द करंट। ठीक है, यानी करंट की डायरेक्शन के परपेंडिकुलर जो हम बात करेंगे, यूनिट एरिया से जितने अमाउंट की करंट पास हो रही है, दैट्स बी करंट डेंसिटी ऑफ कंडक्टर। क्लियर? चलिए नेक्स्ट हम बात करते हैं जे से वेक्टर से, जे वेक्टर से नोट करते हैं। कौन सी क्वांटिटी बेटा? वेक्टर क्वांटिटी है। डायरेक्शन क्या होती है? इसकी डायरेक्शन जो होती है जे वेक्टर जो है वो क्या है? करंट की डायरेक्शन के अलोंग होती है। क्लियर? अच्छा ठीक है, नेक्स्ट हम बात करें जे हमारे पास क्या है? जे का फॉर्मूला हो गया करंट बाई एरिया। क्या होगा बेटा? करंट बाई एरिया। और जे का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? आई बाई ए। क्या हो जाएगा? आई बाई ए। अच्छा यूनिट क्या होगी बेटा? एम्पियर पर मीटर स्क्वायर। क्लियर है यहां तक? अच्छा ठीक है, यहां से मैं एक चीज तो क्लियर हो गई बेटा। क्या क्लियर हो गई? कि करंट डेंसिटी की डायरेक्शन क्या होती है? अलोंग टू द डायरेक्शन ऑफ द फ्लो ऑफ करंट। करंट के अलोंग होनी चाहिए। नेक्स्ट सेकंड हम बात करें, एरिया जो है मस्ट बी परपेंडिकुलर होना चाहिए किसके? करंट के। और थर्ड हम बात करें एरिया सरफेस जो बात करें वो है करंट के परपेंडिकुलर। तो एरिया वेक्टर क्या हो जाएगा? अलोंग टू द डायरेक्शन ऑफ करंट। अगर सपोज करो सर ऐसा नहीं है तो हम बात करेंगे क्या? सरफेस एरिया परपेंडिकुलर नहीं है, कैसा है? इंक्लाइन आ रहा है। क्या आ रहा है? इंक्लाइन आ रहा है। देखिए फटाफट नोट कीजिए, फिर हम आगे बात करते हैं, या स्क्रीनशॉट ले लीजिए बेटा इसका। ओके चलिए नेक्स्ट देखिए, अगर हम बात करते हैं यहां से कि सर सपोज करो कि हमारे पास सरफेस जो है वो परपेंडिकुलर नहीं है, सरफेस जो है वो करंट के परपेंडिकुलर नहीं है। लाइक दिस, जैसे हम बात करें ये कोई कंडक्टर है हमारे पास। ठीक है, कितनी करंट पास हो रही है इसमें? ये करंट फ्लो कर रहा है बेटा, कंडक्ट कर रहा है कितनी करंट? आई करंट। ठीक है, हम बात करते हैं यहां से सरफेस एरिया ये ले लिया हमने, ये सरफेस एरिया ले लिया, ये इस टाइप से। अब बताइए सरफेस एरिया ये है जो कि वर्टिकल से बात करें कितना एंगल फॉर्म कर रहा है बेटा? थीटा एंगल फॉर्म कर रहा है। तो यहां से बात करूं इसका एरिया वेक्टर क्या होगा? सर ये इसका एरिया वेक्टर हो गया। जो हम बात करेंगे हॉरिजॉन्टल से या करंट से कितना एंगल फॉर्म कर रहा है? थीटा।
अब मुझे बताओ क्या करेंगे, इसका ये तो है एरिया और ये क्या है, एरिया वेक्टर, ठीक है, ये एरिया है, ये क्या है, एरिया वेक्टर। अभी हम बात करें क्या एरिया जो है वो तो इंक्लाइंड है सर, करंट के परपेंडिकुलर है ही नहीं, तो क्या करेंगे, हमें इस एरिया को करंट के परपेंडिकुलर कंपोनेंट में रिजोल्व करना है, यही करेंगे। या फिर हम बात करेंगे एरिया वेक्टर क्या होना चाहिए, मस्ट बी अलोंग द डायरेक्शन ऑफ करंट। क्या ऐसा है क्या, ये डायरेक्शन करंट की है तो क्या होनी चाहिए, एरिया वेक्टर को क्या कर दें करंट की डायरेक्शन में, या करंट डेंसिटी, जैसा कि हमने बोला है करंट को रिप्रेजेंट करने के लिए हम किसका यूज करते हैं, करंट डेंसिटी का यूज करते हैं, ठीक है। तो क्या होना चाहिए, एरिया वेक्टर मस्ट बी अलोंग द डायरेक्शन ऑफ द करंट डेंसिटी। अब देखिए तो क्या करेंगे, या तो आप क्या करो इसको रिजोल्व करो तो ये हो जाएगा ए कॉस थीटा, अदरवाइज एरिया वेक्टर को रिजोल्व करो तो भी क्या हो जाएगा बेटा, ए कॉस थीटा, यही है। अब बताओ करंट डेंसिटी का फॉर्मूला क्या हुआ, J इज इक्वल टू कितना हो जाएगा सर, I बाई ए होता है। अभी हम जो बात करें एरिया जो है नॉर्मल कितना है, ए तो है नहीं, कितना यूज करेंगे, I बाई ए कॉस थीटा, I बाई ए कॉस थीटा। ऐसे अगर मैं बात करूं यहां से I का फॉर्मूला क्या हो जाएगा बेटा, J ए कॉस थीटा, क्या रहा बेटा, J ए कॉस थीटा, क्लियर। अच्छा ठीक है, अब बताइए ये थीटा क्या है, एंगल बिटवीन द डायरेक्शन ऑफ द एरिया वेक्टर एंड करंट डेंसिटी, यही है, एरिया वेक्टर और करंट डेंसिटी बीच का एंगल है हमारे पास है क्या, थीटा। ऐसा है दैट मीन्स इसको हम क्या राइट कर सकते हैं बेटा, जे वेक्टर डॉट ए वेक्टर, जे वेक्टर डॉट ए वेक्टर, बिकॉज थीटा इज द एंगल बिटवीन द जे एंड ए, तो ए बी कॉस थीटा क्या होता है बेटा, ए डॉट बी, यही है। ऐसे बात करें करंट इज डिफाइंड एज द डॉट प्रोडक्ट ऑफ करंट डेंसिटी टू एरिया वेक्टर, क्लियर है यहां तक, बस में आ गई। तो यहां से हम क्या कर सकते हैं, करंट को डिफाइन कर सकते हैं हम। तो देखिए करंट को डिफाइन करने के लिए हम किसका यूज कर रहे हैं, करंट डेंसिटी का यूज कर रहे हैं। अब देखिए यहां से कौन सा प्रोडक्ट है बेटा, डॉट प्रोडक्ट, डॉट प्रोडक्ट से करंट कौन सी करंट क्वांटिटी होनी चाहिए बेटा, स्केलर क्वांटिटी, क्लियर है यहां तक। अच्छा ठीक है, अब सपोज करो हमारे पास है यहां से आई का फॉर्मूला तो हो गया क्या, इफ फर्स्ट केस हमने कहा इफ करंट डेंसिटी क्या है मेरे पास, करंट डेंसिटी कांस्टेंट है, सपोज करो इज कांस्टेंट, तो यहां से मैं बात करूं कांस्टेंट है तो करंट को कैसे डिफाइन करेंगे हम सर, जे वेक्टर डॉट ए वेक्टर से, या हम बात करेंगे जे ए कॉस थीटा से, जे ए कॉस थीटा से। सपोज करो सर करंट डेंसिटी हमारे पास है कांस्टेंट ना होकर के वेरिएबल होती, कांस्टेंट ना होकर क्या होती बेटा, वेरिएबल होती, तो क्या करते बेटा हम, इफ करंट डेंसिटी इज वेरिएबल, इज वेरिएबल, अब बात करें क्या करेंगे, तो कोई भी एक एलिमेंट एरिया कैलकुलेट करके उसके पास से उससे थ्रू पास आउट मत करें, करंट कैलकुलेट करते हैं, और टोटल करंट कैलकुलेट करने के लिए हम क्या करते हैं, इंटीग्रेशन यूज करेंगे, लाइक दिस। हम बात करें तो टोटल करंट कैसे डिफाइन हो जाएगी मेरे पास, इंटीग्रेशन ऑफ जे डी ए या जे वेक्टर डॉट डी ए वेक्टर, क्लियर तक। इसको हम ऐसे भी राइट कर सकते हैं बेटा, इंटीग्रेशन ऑफ जे डी ए कॉस थीटा, क्लियर हो बेटा, बस में आ गई। ये फॉर्मूला तो हमारे पास कब यूज करेंगे हम, जब जे हमारे पास क्या होगा, करंट डेंसिटी क्या होगी, कांस्टेंट होगी, और ये वाला फॉर्मूला कब यूज करेंगे हमारे पास, जब करंट डेंसिटी क्या होगी हमारे पास, वेरिएबल होगी, क्लियर, ठीक है। तो फटाफट नोट कीजिए, स्क्रीनशॉट लीजिए, इसके आगे बात करते हैं, इसके ऊपर रिलेटेड क्वेश्चन सोल्व करते हैं। अगर मान लो करंट डेंसिटी अगर आपका क्या है, वेरिएबल है, तो उससे पास आउट करंट कैसे कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, ओके, चलो नेक्स्ट बात करते हैं, हमारे पास इसके ऊपर रिलेटेड क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन हमारे पास है, ये कोई कंडक्टर गिवन है बेटा, सिलेंड्रिकल कंडक्टर गिवन है, इसका रेडियस कितना गिवन है बेटा, कैपिटल आर, कितना गिवन है बेटा, कैपिटल आर गिवन है। फाइंड आउट करंट
टोटल करंट लिख लो, फाइंड आउट टोटल करंट थ्रू द कंडक्टर ऑफ रेडियस कैपिटल R if its current density is given। कैसे गिवन है बेटा? J इक्वल टू J नॉट स्मॉल r, J इज इक्वल टू J नॉट स्मॉल r, वेयर स्मॉल r डिस्टेंस अबाउट एक्सिस, अबाउट ऑफ एक्सिस। ठीक है, यह मत करें। यहां से देखा जाए, देखो इधर से अगर मैं उसको ऑब्जर्व करूं, इस सिलेंडर के अगर कंडक्टर की बात करें, इस कंडक्टर को यहां से ऑब्जर्व करते हैं तो उसकी शेप कैसे दिखेगी बेटा आपको? इस टाइप से। और ये क्या हो गया उसका एक्सिस पॉइंट, यही है। और ये आपको गिवन है बेटा क्या? रेडियस कितनी? कैपिटल R गिवन है। क्लियर हो यहां तक? अब बोला गया है एक्सिस से कितने डिस्टेंस पर स्मॉल r डिस्टेंस पर, यहां हमारे पास कोई पॉइंट कंसिडर करें, इस पॉइंट पर हम बात करें तो करंट डेंसिटी कितना गिवन है? J गिवन है। और J का वैल्यू कितना गिवन है बेटा? J नॉट इंटू स्मॉल r, ऐसा कुछ गिवन है। क्लियर है ना? अब आपको फाइंड करना है इस टोटल कंडक्टर से कितनी करंट पास हो रही है। क्लियर? अच्छा ठीक है, अब बताओ मेरे पास क्या ये करंट डेंसिटी अगर मेरे पास एक कांस्टेंट होता, अगर ये r स्मॉल r नहीं होता, भाई यहां तो बात करें तो J हमारे पास डिपेंड कर रहा है किसके ऊपर? R पर डिपेंड कर रहा है। तो R का वेरी डिस्टेंस है, वेरी कर रहा है कहां से बेटा? 0 से कैपिटल R, 0 टू कैपिटल R वेरी कर रहा है। अगर मान लो ये स्मॉल r नहीं होता, कांस्टेंट होता, ठीक है, इफ यहां बात करें फर्स्ट केस में, देखिए इफ J हमारे पास गिवन होता बेटा कितना? J नॉट, ओनली J नॉट गिवन होता तो क्या करते आप? यहां से मुझे क्या करना है? टोटल करंट की वैल्यू कितनी होती है? करंट हम कैसे कैलकुलेट करते बेटा? करंट हमारे पास होती है I इज इक्वल टू J इंटू ए, J इंटू ए, दैट मीन्स J इंटू पाई R स्क्वायर। बट अब बात करें हमारे पास सेकेंड का, यहां बात करें, यहां J हमारे पास है कांस्टेंट नहीं है, J क्या है? वेरिएबल है। एक्सिस से डिस्टेंस के साथ क्या कर रहा है? वेरी कर रहा है। ठीक है, एक्सिस से कंडक्टर की जो डिस्टेंस हम बात करेंगे उसके रेस्पेक्ट में क्या कर रहा है? वेरी कर रहा है। यहां हमारे पास क्या गिवन है? J गिवन है हमारे पास J नॉट इंटू स्मॉल r। तो क्या करेंगे? तो हमने क्या कहा था, जब भी अगर J वेरिएबल हो तो उस सिचुएशन में कंडक्टर का क्या करेंगे? एलिमेंट एरिया कंसिडर करेंगे। क्या करेंगे बेटा? एलिमेंट एरिया कंसिडर करेंगे। उस एलिमेंट एरिया से पास आउट करंट कैलकुलेट करके इंटीग्रेशन यूज करेंगे। क्लियर? चलिए सबसे पहले हमने क्या किया, तो यहां से एलिमेंट एरिया कैसे लें? देखिए आपके पास क्या गिवन है, फ्रंट में अगर देखते हैं तो डिस्क गिवन है। डिस्क ऑफ, अरे भाई सिलेंड्रिकल कंडक्टर मेरे पास है, सॉलिड सिलेंड्रिकल कंडक्टर है। अगर यहां से इसको मैं ऑब्जर्व करता हूं, यहां से अगर ऑब्जर्व करते हो तो बेटा क्या दिखेगा आपको फ्रंट में? डिस्क, यही होगा। तो डिस्क का कंस्ट्रक्ट करने के लिए बेटा क्या करेंगे हम? कंसेंट्रिक रिंग्स यूज करते हैं। क्या यूज करते हैं बेटा? कंसेंट्रिक रिंग्स यूज करते हैं। तो यहां मैंने क्या किया, स्मॉल r रेडियस और dr विड्थ की, स्मॉल r रेडियस और dr विड्थ की एक रिंग कंसिडर की। रेडियस कितनी है? स्मॉल r, और विड्थ कितनी है बेटा? dr। क्लियर यहां तक? स्मॉल r रेडियस और dr विड्थ की रिंग कंसिडर कर रहे हैं। इसका एलिमेंट एरिया कितना हो गया? तो यहां से बात करेंगे एरिया ऑफ एलिमेंट रिंग, एरिया ऑफ एलिमेंट रिंग ऑफ रेडियस स्मॉल r एंड विड्थ कितनी है बेटा? dr। एंड विड्थ कितनी है बेटा? dr। तो एरिया कितना हो जाएगा बेटा? एलिमेंट एरिया डी ए इज इक्वल टू, अच्छा ठीक है, इस रिंग का अगर इसकी विड्थ दे रखी है बेटा कितनी? dr विड्थ दे रखी है, रेडियस स्मॉल r है, तो एरिया कैसे कैलकुलेट करेंगे बेटा हम? कितना होगा फटाफट बताइए? इस रिंग का एरिया कितना होगा? वेरी गुड, कितना आ रहा है?
2πr इंटू डी आर, 2πr इंटू डी आर। क्लियर? अच्छा ठीक है, ये तो हमारे पास हो गया एलिमेंट। तो करंट थ्रू द एलिमेंट एरिया कितना होगा बेटा? एलिमेंट एरिया, तो आई का वैल्यू कितना हो जाएगा? डी आई इज इक्वल टू जे इंटू डी ए, जे इंटू डी ए। जे का वैल्यू कितना है? जे नॉट इंटू स्मॉल आर 2πr डी आर। क्लियर है यहां तक? अच्छा ठीक है, यहां से अगर बात की जाए टोटल करंट निकालने के लिए क्या करेंगे बेटा हम इसका? टोटल करंट के लिए क्या करेंगे? इंटीग्रेशन यूज करेंगे। इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा? जे नॉट 2πr स्क्वायर डी आर। अरे जे नॉट 2πr स्क्वायर डी आर। अब बात है लिमिट कहां तक पुट करेंगे? देखिए लिमिट हमारे पास हो रही है 0 टू कैपिटल आर तक वेरी कर रहा है, इसके बाहर तो करंट है ही नहीं। अरे भाई कंडक्टर के अंदर तो करंट फ्लो हो रही है, आउटसाइड तो करंट है ही नहीं ना। तो क्या करेंगे? कितनी रेडियस है, कहां तक वेरी करोगे लिमिट? 0 टू कैपिटल आर तक। तो यहां हो जाएगा 0 टू कैपिटल आर। क्लियर? चलो ठीक है, इंटीग्रेशन सोल्व कीजिए बेटा। क्या हो जाएगा? आई इज इक्वल टू जे नॉट एंड 2π एज ए कॉन्स्टेंट बाहर आ गया मेरे पास। आर स्क्वायर का आर के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेशन क्या होगा बेटा? आर स्क्वायर का आर के रेस्पेक्ट में, तो आर स्क्वायर का आर के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेशन तो हमारे पास है सर आर क्यूब बाई 3, आर क्यूब बाय 3, 0 टू कैपिटल आर, 0 टू कैपिटल आर। लिमिट पुट कीजिए बेटा, इनिशियली अपर लिमिट, उसके बाद क्या करेंगे हम? नेगेटिव के साथ लोअर लिमिट यूज करेंगे। अरे भाई यहां क्या करेंगे? पहले अपर लिमिट फिर लोअर लिमिट। यहां बात करेंगे हमारे पास आई का वैल्यू कितना होगा बेटा? जे नॉट 2π आर क्यूब बाई 3। ये है टोटल करंट पासिंग थ्रू द कंडक्टर ऑफ रेडियस कैपिटल आर फॉर विच करंट डेंसिटी इज गिवन जे इज इक्वल टू जे नॉट इंटू स्मॉल आर। क्लियर यहां तक? तो इस टाइप से अगर आपके पास है करंट डेंसिटी अगर कांस्टेंट है तो हम क्या करेंगे? डायरेक्ट जे इंटू ए मल्टीप्लाई करके हम बात करें तो हमें क्या कैलकुलेट कर सकते हैं बेटा? करंट कैलकुलेट कर सकते हैं। अदरवाइज अगर आपको क्या है करंट डेंसिटी क्या गिवन हो, वेरिएबल गिवन हो, तो हम बाई इंटीग्रेशन वी कैन इजीली फाइंड द करंट थ्रू द कंडक्टर। क्लियर? फटाफट स्क्रीनशॉट लीजिए बेटा इसका, फिर हम आगे बात करते हैं। ओके डन। चलिए नेक्स्ट देखिए, अब देखिए बात करते हैं बेटा किसी कंडक्टर में बात करें, कोई भी कंडक्टर आपको गिवन है, सपोज दैट लाइक दिस, और इसका डायमीटर यहां से ये चेंज हो गया, इस टाइप से गिवन है। ठीक है, यहां मान लिया मैंने करंट कितनी है I1, यहां करंट कितनी पास हो रही है I2, इसका क्रॉसिंग एरिया कितना है A1, इसका क्रॉसिंग एरिया कंसिडर किया मैंने कितना A2, और यहाँ मेरे पास करंट डेंसिटी है कितनी J1, और यहाँ करंट डेंसिटी कितनी कंसिडर किया बेटा हमने J2। ठीक है, ये बेटा एक नोट कर लेना, एक्स्ट्रा पॉइंट है हमारे पास। अब बात आ रही है, आपसे पूछा जाए I1 I2 J1 J2 और A1 A2 में क्या रिलेशन है। तो सर A1 A2 तो गिवन है आपको, क्या A2 इज ग्रेटर देन कितना है A1। ठीक है, A2 इज ग्रेटर देन कितना है बेटा A1 गिवन है, और करंट जो रही है इस कंडक्टर में बात करें सरफेस के नॉर्मली फ्लो कर रही है यहां तक। ठीक है ना, अब बात बताइए करंट में और करंट डेंसिटी में क्या रिलेशन है। ठीक है, करंट का मतलब यहां बात करें फर्स्ट ऑप्शन आपके पास गिवन है I1 इक्वल होगा I2 के, सेकेंड हमारे पास है I1 इज ग्रेटर देन होगा I2 के, थर्ड ऑप्शन हम आपको बात करें I1 लेस देन होगा I2 के, या फोर्थ ऑप्शन नन ऑफ दीज, हम कुछ नहीं कह सकते बेटा इसमें। ऐसे सेम क्वेश्चन हमारे पास है J1 इक्वल होगा J2 के, फर्स्ट ऑप्शन में J1 इक्वल होगा J2 के, सेकेंड हम बात करेंगे J1
लेस देन होगा J2 के, थर्ड हम बात करें J1 ग्रेटर देन होगा J2 के, एंड फोर्थ हम बात करते हैं बेटा नन ऑफ दीज। क्या रिलेशन होगा इफ द गिवन इज A2 इज द ग्रेटर देन टू द A1। ठीक है, इस कंडक्टर के लिए बताइए I1 I2 और J1 J2 में क्या रिलेशन होगा। तो देखो जैसा ध्यान हम बात करते हैं, कोई भी कंडक्टर हो बेटा, कोई भी कंडक्टर की बात करते हैं, उसका कैसी भी शेप हो, कैसी भी साइज हमारे पास गिवन हो, अगर उसके एक एंड से जितने अमाउंट की करंट एंटर हो रही है तो अनदर एंड से सेम अमाउंट की करंट क्या होगी, एग्जिट होगी। ठीक है, जितने अमाउंट की करंट इस पोर्शन पर फ्लो हो रही है उतने अमाउंट की करंट मिड पॉइंट पर होगी, उतने अमाउंट की करंट लोअर या फाइनल एंड पर होगी। यानी करंट की जो वैल्यू है वो हम बात करेंगे उसकी साइज पर डिपेंड नहीं करती है, डायमेंशन पर डिपेंड नहीं करती। हाँ, एक बार आपने स्टार्ट की तो हो सकता है यहाँ से अगर इसकी डायमेंशन अगर आप चेंज कर दो, मतलब इसकी लेंथ आप इंक्रीज कर दो, तो हो सकता है कि टोटल करंट ही क्या हो जाए, डिक्रीज हो जाए, वो पॉसिबल है। बट ऐसा नहीं है कि डिफरेंट पॉइंट पर करंट की जो वैल्यू है वो डिफरेंट हो, ऐसा नहीं होगी। किसी भी सर्किट की बात करें, एक सर्किट हम बात करें, एक कोई ब्रांच हमारे पास गिवन है या कोई कंडक्टर आपको गिवन है, उस कंडक्टर के थ्रू जब पास आउट जो करंट होती है वो हमारे पास क्या होती है, कांस्टेंट होती है। ठीक है, बात समझ आ गई। इस एग्जांपल हम बात की, यहां से हमने कहा कितने अमाउंट की, I0 अमाउंट की करंट अगर एंटर कर रही है तो यहां भी मेरे पास कितनी होगी, I0 होगी, इस पोर्शन पे भी कितनी होगी, I0 होगी, इस पोर्शन पे भी कितनी होगी, I0, और ये पोर्शन भी कितना लेगा बेटा, I0 करंट, और इससे पास आउट वाली करंट भी कितनी होगी, I0 ही होगी। क्लियर यहां तक? अच्छा ठीक है, दैट मीन्स I मेरे पास क्या है, कांस्टेंट है। दैट मीन्स करंट थ्रू द कंडक्टर रिमेन्स कांस्टेंट एट इज द एवरी पॉइंट। क्लियर हो यहां तक? चलिए ठीक है, अगर ऐसा कुछ है तो I इज इक्वल टू कितना होता है, J इंटू ए, तो J A क्या हो गया बेटा, कांस्टेंट हो गया। दैट मीन्स J इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा बेटा किसके, एरिया के। J क्या हो गया, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा बेटा किसके, एरिया के। इसका मतलब क्या होगा, जिस पोर्शन पर एरिया क्या है ज्यादा होगा उसका करंट डेंसिटी उतना ही कम होगा। ठीक है, और जिसके लिए करंट एरिया जितना कम होगा करंट डेंसिटी उतना ही ज्यादा होगा। दैट मीन्स यहाँ फर्स्ट की तो बात करते हैं तो करंट I1 I2 क्या होगी, इक्वल होगी। बट सेकंड के लिए बात करें, A2 इज ग्रेटर देन A1 है, दैट मीन्स J2 इज लेस देन क्या होना चाहिए, J1 होना चाहिए। ठीक है, दैट मीन्स हम बात करें J2 स्मॉल है तो यहाँ से C ऑप्शन। क्लियर यहां तक? कर सकते हैं सोल्व हम। तो यहां से ध्यान रखें बेटा, किसी भी कंडक्टर में बात करें करंट डेंसिटी जो होती है हमारे पास है वो उसके एरिया के, या हम बात करेंगे सरफेस एरिया के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आगे बात करते हैं हम। हाँ बेटा, ये था हमारे पास बेटा क्या, करंट डेंसिटी। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक देखिए हमारे पास है क्या बेटा, ड्रिफ्ट वेलोसिटी। देखिए ड्रिफ्ट वेलोसिटी स्टार्ट करने से पहले हम बेसिक कंसेप्ट पढ़ लें बेटा कंडक्टर की। कंडक्टर्स क्या होता है बेटा, क्या होता है कंडक्टर? देखिए कंडक्टर्स हम बात करेंगे, ऐसे मटेरियल्स होते हैं जो इलेक्ट्रिसिटी क्या करते हैं, कंडक्ट करते हैं। ठीक है, या हम ये कहते हैं सच मटेरियल्स या कंडक्टर आर सब्सटेंस थ्रू विच इलेक्ट्रिसिटी कैन बी कंडक्ट। यही हुआ, इलेक्ट्रिक करंट कैन बी कंडक्ट इजीली। ये होता है हमारे पास है कंडक्टर्स। अच्छा ऐसा क्यों होता है बेटा, कंडक्टर्स करंट को कंडक्ट कैसे करते हैं या क्यों करते हैं कंडक्टर, इंसुलेटर तो नहीं करते। बिकॉज दीज सब्सटेंस हैव ए लार्ज नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स एट यूनिट वॉल्यूम। ठीक है, कितने बेटा हम बात करेंगे, ये क्या करते हैं, ऐसे कंडक्टर जो हमारे पास कंडक्टर क्या होते हैं, क्या करते हैं, कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, कंडक्ट इलेक्ट्रिक करंट इजीली। ठीक है, पहली बात तो ये हमारे पास है। नेक्स्ट, एंड these conductors have a large number of
फ्री इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है, अप्रोक्स कितने 10⁻29 इलेक्ट्रॉन्स एट या पर मीटर क्यूब, ठीक है। में बात करेंगे क्या होते हैं भाई, कंडक्टर्स क्या होते हैं, इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करते हैं या इलेक्ट्रिक करंट को कंडक्ट करते हैं। ऐसा क्यों करते हैं, बिकॉज दिस सब्सटेंस हैव ए लार्ज नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन, इनके पास कहते हैं बहुत सारे फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, इतने इलेक्ट्रॉन जितना हम काउंट भी नहीं कर पाते हैं, ये मान लो कि सोच भी नहीं सकता मेरे पास इतने इलेक्ट्रॉन्स हैं, ठीक है। वो भी क्या है, फ्री इलेक्ट्रॉन्स है, जिनका हम एवरेज हम लेके चलते हैं कितना लेते हैं 10⁻29 इलेक्ट्रॉन्स, कितने बेटा 10⁻29 इलेक्ट्रॉन्स पर मीटर क्यूब, क्या बेटा पर मीटर क्यूब, यानी 1 मीटर क्यूब का अगर मैं कंडक्टर कंसिडर करूं तो उसमें कितने फ्री इलेक्ट्रॉन्स होंगे, अप्रॉक्स 10⁻29 इलेक्ट्रॉन्स। और इसे हम क्या कहते हैं बेटा, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, ठीक है, नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स एट यूनिट वॉल्यूम, क्या होंगे बेटा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी। अच्छा ठीक है, अब बात करते हैं इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इन ए कंडक्टर इज सेम थ्रू आउट द कंडक्टर, ठीक है। मतलब क्या हुआ कि यहां बात करेंगे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इन ए कंडक्टर इज सेम या इक्वल थ्रू आउट द कंडक्टर। इसका मतलब किसी एक कंडक्टर की बात करते हैं तो उस कंडक्टर के हर एक पॉइंट पर, ईच पॉइंट पर हम बात करें तो करंट डेंसिटी सॉरी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या रहती है, इक्वल रहती है। ऐसा क्यों सर, तो हम बात करते, देखो ध्यान से समझना बेटा, ऐसा इसलिए है बिकॉज ईच इलेक्ट्रॉन्स एक्सपीरियंस रिपल्सिव फोर्स बिटवीन देम। ये हमारे पास कंडक्टर मान लो, ठीक है, इस कंडक्टर में क्या है हमारे पास फ्री इलेक्ट्रॉन्स है, लाइक दिस, ये मान लो ये इलेक्ट्रॉन्स हमारे पास है, ये भी फ्री इलेक्ट्रॉन्स है, ये फ्री इलेक्ट्रॉन्स है, तो इन इलेक्ट्रॉन्स के बीच में क्या होगा हमारे पास रिपल्शन फोर्स लगता है। भाई नेगेटिव हमारे पास है या पॉजिटिव होता है तो भी हमारे पास रिपल्शन लगेगा, नेगेटिव होगा तो भी क्या लगेगा, रिपल्शन फोर्स तो लगेगा। अब बात ये रिपल्शन फोर्स लगेगा तो ये डिस्टेंस पर जाएंगे, तो जैसे ही ये रिपल्शन फोर्स लगेगा और डिस्टेंस जाएंगे तो ये अनदर इलेक्ट्रॉन्स क्या करेंगे, कोलाइड होंगे, कोलिजन करेंगे, ठीक है। इलेक्ट्रॉन, भाई ये एक इलेक्ट्रॉन है, इससे रिपल्शन फोर्स लग रहा है, ठीक है, रिपल्शन फोर्स लगेगा क्या जाएगा, इससे अवे जाएगा तो क्या होगा, अनदर इलेक्ट्रॉन जो उसके रास्ते में दूसरा इलेक्ट्रॉन जो आएगा उस इलेक्ट्रॉन से क्या करेगा, कोलिजन करके इसकी पाथ फिर चेंज होगी। तो इसका मतलब रेंडमली हर एक पोजीशन पर देखा जाए तो इलेक्ट्रॉन का डेंसिटी क्या है, वो क्या रहता है, कॉमन होता है। सभी पॉइंट्स पर बात करेंगे क्या रहेगी, इक्वल रहेगी। क्लियर यहां तक, चलो ठीक है, यहां तक बात समझ आ गई। इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इन ए कंडक्टर, ठीक है, थ्रू ए कंडक्टर इज सेम थ्रू आउट द होल कंडक्टर। क्लियर, चलिए, बिकॉज ऑफ these explain the repulsive force between them, ठीक है, these explain the repulsive force between them, उनके बीच में क्या लगेगा बेटा, रिपल्शन फोर्स लगेगा। क्लियर यहां तक, चलिए ठीक है। अब बात करेंगे और इलेक्ट्रॉन जो हमारे पास हैं, हाँ बेटा, ये इलेक्ट्रॉन क्या करेंगे, रिपल्सिव फोर्स लगेंगे, उससे क्या होंगे, रिपल्सिव करेंगे तो ये डिस्टेंस में जाएंगे और इन्हें मूव करने के लिए कंडक्टर क्या करता है, अलाउ करता है, ठीक है। कंडक्टर अलाउ करेगा तब तो इलेक्ट्रॉन मूव करेंगे, और इस मूवमेंट से बेटा क्या करते हैं, दीज इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसपोर्ट इलेक्ट्रिक चार्ज थ्रू द कंडक्टर, ठीक है। क्लियर हुआ, इसीलिए हम क्या कहते हैं, इन इलेक्ट्रॉन्स को क्या कहते हैं बेटा, कंडक्टर इलेक्ट्रॉन्स। क्या होता है बेटा ये, इसीलिए ये क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स, सो दे ऑल्सो नोन एज कंडक्शन इलेक्ट्रॉन। क्लियर हुआ, और कंडक्शन का मतलब जो इलेक्ट्रिक चार्ज को कंडक्ट करता है क्या होंगे, कंडक्शन इलेक्ट्रॉन्स। क्लियर यहां तक, अच्छा ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं, हमारे पास है
ये तो थे हमारे पास है कंडक्टर की बात। अब अगर बात करूं हमारे पास है क्या, इस कंडक्टर में अगर हम इलेक्ट्रिक करंट या हम कहते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाइड नहीं करें, ध्यान सुनना बेटा। अभी देखो, अब तक तो बात कर रहे थे, ये तो बेसिक कंडीशन हो गई। ये इलेक्ट्रॉन्स हमने कहा मूव क्यों करते हैं सर, एक तो रिपल्सिव फोर्स लग रहा है, दूसरी बार रिपल्सिव फोर्स करने के लिए मतलब लग तो रहा है, इसके बाद हम बात करें रनिंग के लिए एनर्जी भी रिक्वायरमेंट है, वो कहां से मिलेगी, वो देखो ध्यान से देखिए, सॉरी यहां बात करेंगे कंडक्टर की बात कर रहे हैं हम, बट यहां बात करें बेटा, देखिए कंडीशन है फर्स्ट, इफ एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड इज जीरो, इलेक्ट्रिक फील्ड इज जीरो, ठीक है, हमारे पास कोई एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है। अब मैं अगर बात करूं, मेरे पास ये है कंडक्टर, ठीक है, ये कोई कंडक्टर है। इन कंडक्टर की बात करें तो इन कंडक्टर्स में क्या होंगे, फ्री इलेक्ट्रॉन्स होंगे सर, होंगे, और उनकी करंट डेंसिटी अप्रोक्स कितनी होगी, इसे हम स्मॉल एन से नोट करते हैं, 10⁻29 इलेक्ट्रॉन्स पर मीटर क्यूब, इतने इलेक्ट्रॉन्स होंगे। अच्छा, क्या अगर मैं इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई नहीं करता हूं तो वो क्या सारे इलेक्ट्रॉन्स क्या रेस्ट में बैठे होंगे, अरे चुपचाप बैठे होंगे क्या, नहीं बैठे होंगे, फिर क्या करेंगे सर, रेंडमली मूव करेंगे। अरे क्यों करेंगे, ये भी बात आती है हमारे पास। तो पहले तो बात करें जब कोई इलेक्ट्रिक फील्ड ही अप्लाई नहीं कर रहे हैं, ठीक है, जैसे हमने कहा ये इलेक्ट्रॉन्स हमारे पास है, ये इलेक्ट्रॉन्स है, ये भी इलेक्ट्रॉन्स है, ये भी इलेक्ट्रॉन, सारे इलेक्ट्रॉन्स हैं, ठीक है। अब ये इलेक्ट्रॉन्स हमारे पास है क्या, रेस्ट में है क्या, नहीं, रनिंग मोशन में है। अच्छा ठीक है, तो रनिंग पोर्शन में आ रहे हैं तो हमारे पास है, इनकी रनिंग पोर्शन के लिए एनर्जी कहां से मिली, तो क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन गेन द एनर्जी बाय टेम्परेचर। कौन सी एनर्जी गेन करते हैं वो, थर्मल एनर्जी, क्या करते हैं बेटा, थर्मल एनर्जी गेन करते हैं ड्यू टू टेम्परेचर। अच्छा, बाहरी सब्सटेंस की बात करें, सब्सटेंस के सराउंडिंग हमारे पास क्या होगा, टेम्परेचर होगा या हीट होगी, उसको ऑब्जर्व करते हैं और थर्मल काइनेटिक एनर्जी क्या करते हैं, गेन करते हैं। क्लियर है अंदर। अच्छा ठीक है, थर्मल काइनेटिक एनर्जी गेन करेंगे तो क्या इसका मतलब इलेक्ट्रॉन्स रनिंग मोशन में आएगा, सब बिल्कुल आएगा। तो रनिंग मोशन में आएगा तो उसकी स्पीड भी होगी। तो यहां से हम बात करें वो अप्रोक्स 10⁵ मीटर सेकेंड से मूव करते हैं। तो कैसे, तो यहां से बात करें हमारे पास देखिए काइनेटिक एनर्जी जो मिल रही है बेटा, किनको, इलेक्ट्रॉन्स को, कहां से मिल रही है, थर्मल एनर्जी से, 3/2 kT, ये होगा 3/2 kT। तो v² यानी RMS में, ये भी RMS है, 11th क्लास में पढ़ा बेटा हमने, √3 kT/m। K क्या है, बोल्ट्जमान कांस्टेंट, m क्या है, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, T क्या है, रूम टेम्परेचर या एब्सोल्यूट टेम्परेचर, हमने क्या किया, रूम टेम्परेचर कंसिडर किया 300 केल्विन, ये वाले पुट करें तो VRMS अप्रॉक्स आता है कितना बेटा, 10⁵ मीटर पर सेकेंड। इतनी स्पीड से क्या करते हैं, वो इलेक्ट्रॉन मूव करते हैं। अच्छा, किस डायरेक्शन में जाएंगे, देखो डायरेक्शन की बात करें, दो इलेक्ट्रॉन्स के बीच में रिपल्शन लगेगा, ये लो, तो ये इलेक्ट्रॉन जैसे जाएगा या इनके बीच में रिपल्शन लग रहा है, तो ये इलेक्ट्रॉन रिपल होकर के किसी बात में मूव करेगा, वो भी कैसे करेगा, स्ट्रेट लाइन में। कैसे जाएगा बेटा, भाई जब भी हम बात करें, ये एक इलेक्ट्रॉन है, ये इलेक्ट्रॉन है, इन इलेक्ट्रॉन्स के बीच में क्या लगेगा, रिपल्शन फोर्स लगेगा। तो ड्यू टू रिपल्शन फोर्स की हम बात करेंगे, इलेक्ट्रॉन्स विल मूव अवे फ्रॉम ईच अदर, ठीक है, ऑन ए स्ट्रेट लाइन। ये ध्यान रखना बेटा, क्या होता है बेटा, स्ट्रेट लाइन में मूव करते हैं वो। पर जैसे ही स्ट्रेट लाइन में जाएंगे, किसी अनदर इलेक्ट्रॉन से क्या करेंगे, वो कोलाइड होंगे, ठीक है। और वो कोलिजन कौन सा होगा, परफेक्टली इलास्टिक हमारे पास जनरली यूज करते हैं। तो इलास्टिक कोलिजन से क्या होगा, उसकी पाथ क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी। ये मान लो इस डायरेक्शन में आ गया,
फिर किसी अनदर इलेक्ट्रॉन से क्या करेगा, वो कोलाइड होगा, फिर उसकी डायरेक्शन चेंज होगी सर, फिर अदर इलेक्ट्रॉन से कोलाइड होगा, फिर अदर इलेक्ट्रॉन से कोलाइड होगा। ऐसे उसकी पोजीशन जो होती है रैंडमली पोजीशन में जा रहा है वो, इस टाइप से। क्लियर हुआ? तो ये इलेक्ट्रॉन्स हमारे पास है, जो कोलिजन होगा, कोलिजन में क्या होंगे, रैंडमली मूव करेंगे। ठीक है, इस टाइप से मान लो, ये लो। क्लियर हुआ यहां तक? अच्छा ठीक है, दोबारा हम बात करेंगे। देखिए फ्री इलेक्ट्रॉन्स, हमारे पास कंडक्टर की बात करते हैं, कंडक्टर में क्या होता है, फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। इलेक्ट्रॉन्स की बात करें तो क्या करें, ये इलेक्ट्रॉन्स बाहर एनवायरमेंट है, सराउंडिंग जो हमारे पास है, सब्सटेंस की बात करें, कंडक्टर के सराउंडिंग जो स्पेस है उससे क्या करते हैं, हीट या टेम्परेचर अब्जॉर्ब करते हैं, और ड्यू टू थर्मल काइनेटिक एनर्जी दे विल मूव विद वीआरएमएस अप्रोक्स स्पीड कितनी, 10⁵ मीटर पर सेकेंड। ठीक है, ड्यूरिंग द मोशन दे कोलाइड विद अनदर इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, दे मूव एंड कोलाइड विद अनदर इलेक्ट्रॉन्स एंड ट्रेवलिंग डिस्टेंस इन ए जिगजैग पाथ। जिगजैग की बात करें, हम टेडी मीडियम बात करेंगे, डिस्टेंस में कोई फिक्स डायरेक्शन नहीं है उनकी, रैंडमली डायरेक्शन है, तो ये बात करें, इसको बोलते हैं जिगजैग। ठीक है, जिगजैग में मूव करते हैं हमारे पास। चलिए ठीक है, अब बात करते हैं, इसमें दो चीज इंपॉर्टेंट है। क्या चीज? फर्स्ट हम बात करते हैं, एक तो ये तो हो गया, सेकेंड हमारे पास है इलेक्ट्रॉन्स ट्रेवल ए डिस्टेंस बिटवीन टू सक्सेसिव कोलिजन। दो कोलिजन के बीच की बात करें, एक डिस्टेंस ट्रेवल करेगा जिसमें किसी और का इंटरफेयर, भाई यहां ये इस यहां पॉइंट से लेकर के इस पॉइंट एक को कंसिडर किया, इसको बी कंसिडर किया, तो ऐसे लेकर के जब बी तक आ रहा है तो इस इंटरवल में किसी और के साथ इंटरेक्ट नहीं हो रहा। और मान लो हो जाता तो डिस्टेंस ये थोड़ी होती, फिर हो जाती, यहां मान लो इंटरेक्ट हो गया तो ये होगी। अगर यहां भी इंटरेक्ट नहीं हो रहा और भी कोई दूसरा पॉइंट हमारे पास है वहां इंटरेक्ट होगा तो ये डिस्टेंस और भी ज्यादा बढ़ गई। ये तो हम बात करेंगे इलेक्ट्रॉन ट्रेवल ए डिस्टेंस बिटवीन टू कंटिन्यूअस या सक्सेसिव कोलिजन, वो जो डिस्टेंस होती है दैट्स बी फ्री पाथ। क्या होती है बेटा? फ्री पाथ। फ्री पाथ मतलब ये फ्री मूव करता है। ठीक है, इसमें किसी का इंटरफेयर नहीं है। कब होगा इंटरफेयर होता है तो उसका पाथ क्या हो गया, चेंज हो गया, फिर दोबारा इंटरफेयर हुआ तो उसका पाथ फिर चेंज हो गया। पर बात करें दो सक्सेसिव कोलिजन की बात करें, उनके बीच का जो डिस्टेंस है वो क्या है, वो है फ्री पाथ। यहां बात करेंगे डिस्टेंस ट्रेवल बाय फ्री इलेक्ट्रॉन बिटवीन टू सक्सेसिव कोलिजन। क्या होगा बेटा? फ्री पाथ। क्लियर है? अच्छा ठीक है, अगर मैं बात करूं इसको किससे डिनोट करते हैं, लैम्डा। ये है मीन फ्री पाथ, मीन फ्री पाथ। अच्छा ठीक है, अब मैं कहूं क्या कोई भी दो कंटिन्यूअस कोलिजन की बात करें या दो कंटिन्यूअस सक्सेसिव कोलिजन की बात करें, उनके बीच का पार्ट जो होगा वो इक्वल रहेगा क्या? नहीं। अरे भाई ये इलेक्ट्रॉन तो किसी के साथ कभी भी इंटरेक्ट हो सकता है। या जैसे एग्जांपल हमने कहा, आप बाइक राइडिंग कर रहे हो, क्या कर रहे हो बेटा? बाइक राइडिंग कर रहे हो। ठीक है, आप मान लो कि स्टार्टिंग में जब आपने बाइक स्टार्ट की है उसके विद इन द 10 सेकंड के इंटरवल में आपने फर्स्ट टाइम ब्रेक यूज किया। ठीक है, अब बात ये आ रही है, अगर कोई जरूरी है कि हमारे पास आप किसी सिटी में अगर मूव कर रहे हो या सिटी में अगर राइडिंग कर रहे हो तो क्या ये जरूरी है दो कंटिन्यूअस जब बात करें 2 टाइम्स अगर आप ब्रेक यूज करते हो उनके बीच का जो डिस्टेंस है वो इक्वल होगा? यही कहते हैं फर्स्ट ब्रेक आपने यूज किया है 10 मीटर की डिस्टेंस पर, तो क्या नेक्स्ट ब्रेक भी आप तभी यूज करोगे कि 10 मीटर डिस्टेंस हो जाए तभी करोगे क्या? उससे ज्यादा भी हो सकता है और उससे कम भी हो सकता है। हो सकता है 100 मीटर तक आपको ब्रेक यूज नहीं करना पड़े, या हो सकता है 2 मीटर भी नहीं चले उससे पहले आपको ब्रेक लगाना पड़ जाए। यही है, तो ये बात करें इलेक्ट्रॉन का जो पाथ है वो क्या है, रैंडमली है। ठीक है, अभी मैं स्ट्रेट हाईवे की बात करूं तो इससे स्ट्रेट हाईवे तो अप्रोक्सीमेट कह सकते हैं कि डिस्टेंस अप्रोक्स इक्वल रहेगी। बट क्या अगर मैं किसी सिटी की बात करता हूं, यहाँ बहुत ज्यादा रश है, वहां आप बाइक राइडिंग कर रहे हैं, तो क्या वहां पर ब्रेक जो बीच का इंटरवल होगा वो इक्वल होगा क्या? नहीं होगा। ऐसे देखो यहाँ इलेक्ट्रॉन का रश है, देखो ये
अरे बहुत ज़्यादा 29 इलेक्ट्रॉन्स हैं पर मीटर क्यूब में, तो ये अगर कोलाइड हो रहे हैं दो कंटिन्यूअस के बीच का जो डिस्टेंस होगा वो क्या होगा, फ्री पाथ, और इसका हम एवरेज कैसे कैलकुलेट करते हैं, वो हो जाएगा टोटल डिस्टेंस बाय नंबर ऑफ कोलिजन। टोटल कितनी डिस्टेंस ट्रेवल की है और नंबर ऑफ कोलिजन कितने हैं, क्लियर। तो ये हमारे पास हो जाएगा हर एक कोलिजन में या इंटरवल में कितना डिस्टेंस वो ट्रेवल कर रहा है, दैट्स बी मीन फ्री पाथ। अच्छा ठीक है, अब बात ये आ रही है दो कंटिन्यूअस कोलिजन की बात करें, टू कंटिन्यूअस सक्सेसिव कोलिजन के बीच का है वो जो टाइम इंटरवल होता है। अब देखो बात करें डिस्टेंस का इंटरवल, अब बात करें टाइम का इंटरवल होता है रिलैक्सेशन टाइम, रिलैक्सेशन टाइम, ठीक है। अब देखो सर बात ये रही कैसे निकालेंगे हम यहाँ रिलैक्सेशन टाइम क्या होता है, मतलब मान लो कि यहां एक इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, ये इलेक्ट्रॉन इधर मूव इधर से कोलाइड हुआ, इसके बाद इधर से टक्कर करने के बाद या कोलाइड होने के बाद इस डायरेक्शन में जाएगा, फिर दूसरे से क्या होगा, टक्कर करेगा। अरे भाई एक बार इससे पिट के आया है फिर इससे पिटेगा, ये तो दो कंटिन्यूअस बार पिट रहा है, तो इसका मतलब बीच में उसको क्या चाहिए, रेस्ट तो चाहिए, रिलैक्स तो लेगा, रिलैक्स लेगा, उस टाइम इंटरवल को क्या कहते हैं हम, रिलैक्सेशन टाइम, क्लियर हुआ। फिर देखो उसको आगे जाके फिर पिटना है, ये किसी अदर इलेक्ट्रॉन से पिटेगा। तो यह बात करें दो कंटिन्यूअस बात करें कोलिजन के बीच का जो टाइम इंटरवल है वो क्या है, रिलैक्सेशन टाइम। अब मुझे बताओ क्या ये टाइम इंटरवल इक्वल होगा, क्या नहीं होगा सर, रेंडमली मूव कर रहे हैं, तो इसीलिए क्या करेंगे हम यहां हम रिलैक्सेशन टाइम को बात करें, कोई फिक्स अमाउंट नहीं है, इसीलिए इसका क्या यूज करते हैं हम, एवरेज वैल्यू यूज करते हैं। क्या यूज करते हैं बेटा, एवरेज वैल्यू यूज करते हैं। तो ये हमारे पास हो गया, इससे डिनोट करते हैं इसे टॉ से, रिलैक्सेशन टाइम क्या होता है बेटा, टॉ से डिफाइन करते हैं, क्या होगा, टोटल टाइम डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ कोलिजन, क्लियर हुआ यहां तक। अच्छा ठीक है, यहां बात करेंगे ये जो होता है डिस्टेंस होती है मेन फ्री पाथ वो होता है अप्रॉक्स 10 एंगस्ट्रॉन, कितना होता है बेटा, अप्रॉक्स 10 एंगस्ट्रॉन। और यहां बात करें हमारे पास है ये जो है रिलैक्सेशन टाइम वो होता है अप्रॉक्स 10⁻⁻14 सेकेंड, 10⁻⁻14 सेकेंड, क्लियर। और इसको देखा जाए तो स्पीड जो होती है डिस्टेंस अपॉन टाइम दैट मीन लैम्डा बाई टो से डिफाइन करेंगे, जो अप्रोक्स आती है बेटा कितनी, 10⁵ मीटर पर सेकेंड, ये लो, ठीक है। ये सब प्रोसेस होती है कब, जब हम बात करेंगे इफ एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड इज 0, जब तक हम बात करें कंडक्टर में उस कंडक्टर के अक्रॉस कोई एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई नहीं करते, ठीक है, बस में आ गई। तो क्या होगा, वो सब रेंडमली मूव करते हैं, और रेंडमली मूव करने में उसकी स्पीड कितनी होती है बेटा, 10⁵ मीटर पर सेकेंड। कहां से मिली है, ये आरएमएस स्पीड है, वो मिली है सब थर्मल एनर्जी से, रूम टेम्परेचर की बात हो रही है, ठीक है। और दो कंटिन्यूअस बात करें कोलिजन के बीच का जो पाथ है या डिस्टेंस है वो क्या होता है, फ्री पाथ, क्या होता है बेटा, फ्री पाथ। और मीन फ्री पाथ का वैल्यू कितना है, अप्रॉक्स 10 एंगस्ट्रॉन। और दो कंटिन्यूअस हम बात करें सक्सेसिव कोलिजन के बीच का जो टाइम इंटरवल है वो क्या है, रिलैक्सेशन टाइम, ठीक है। और इसका वैल्यू जो है एवरेज कितना था हम यूज करते हैं, 10⁻⁻14 सेकेंड। अब बात यार ये जब हम इलेक्ट्रॉन या कंडक्टर पर कोई भी एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई नहीं कर रहे हैं, रेंडमली मूव करता है, तो इस सिचुएशन में एवरेज या टोटल डिस्प्लेसमेंट जो होता है, टोटल डिस्प्लेसमेंट वो कितना होता है बेटा, 0। टोटल डिस्प्लेसमेंट कितना होता है, 0 होता है। अगर टोटल डिस्प्लेसमेंट 0 है तो एवरेज करंट एवरेज स्पीड भी कितनी होगी, वो भी कितनी होगी बेटा, 0 होगी। कब, जब हम बात करें किसी भी इलेक्ट्रॉन भैया कंडक्टर के अक्रॉस इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई नहीं करते, इसीलिए एवरेज डिस्प्लेसमेंट कितना है, टोटल डिस्प्लेसमेंट कितना है, 0। एवरेज स्पीड कितनी है बेटा, 0 आ रही है, इसीलिए हम बात कर रहे हैं उस कंडक्टर में करंट कंडक्ट नहीं हो रही है। जैसे मान लो सपोज करो कंडक्टर है, आयरन रोड है, ठीक है, इसमें क्या इलेक्ट्रॉन्स नहीं है सर, क्या वो मूव नहीं कर रहे हैं, सर कर रहे हैं। अप्रोक्स एवरेज अगर रूम टेम्परेचर की बात करूं तो कितनी स्पीड से, आरएमएस स्पीड कितनी की बना है, 10⁵ मीटर पर सेकेंड से।
और अगर इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है तो करंट फ्लो क्यों नहीं हो रही भाई? बिकॉज सर जब तक इसमें एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड या इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस हम अप्लाई नहीं करेंगे तो उसके लिए इलेक्ट्रॉन्स का एवरेज जो डिस्प्लेसमेंट है या नेट डिस्प्लेसमेंट हो कितना आ रहा है? 0 आ रहा है। नेट डिस्प्लेसमेंट कितना आ रहा है बेटा? 0 आ रहा है। उससे एवरेज वेलोसिटी कितनी हो गई? 0 हो गई। क्लियर यहां तक? ठीक है। अब बात ये आ रही है हमारे पास, अगर हम इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करेंगे तो क्या होगा? ठीक है, वो देखिए। चलो तो यहां बात करें, अगर हम यहां क्या करें, इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करें, नेक्स्ट सेकंड केस हम बात करेंगे, इफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज प्रेजेंट, इफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज प्रेजेंट। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड प्रेजेंट है तो क्या होगा हमारे पास? देखिए हमारे पास ये है, हमारे पास कंडक्टर है और इस कंडक्टर के अक्रॉस हमने क्या किया, एक पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई किया। ये मान लो ये ए एंड हो गया, ये बी एंड हमारे पास है, ये पोटेंशियल डिफरेंस कितना V। अच्छा, पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करने का मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई किया हमने, और इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होती है? पॉजिटिव टू नेगेटिव। अरे भाई ये एंड पॉजिटिव टर्मिनल पर है और ये एंड क्या है? नेगेटिव टर्मिनल पर है। ठीक है, अब इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करने से क्या होगा? देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करने से इलेक्ट्रॉन्स जो होंगे फोर्स एक्सपीरियंस करेंगे ड्यू टू एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड। अरे भाई इलेक्ट्रिक फील्ड लगाया है तो इन फ्री इलेक्ट्रॉन्स पर क्या लगेगा? फोर्स लगेगा। फ्री इलेक्ट्रॉन्स पर क्या करेगा? फोर्स लगेगा। यहां से बात करेंगे, फोर्स लगेगा तो किधर जाएंगे बेटा वो? अरे भाई F इज इक्वल टू कितना लगेगा? F वेक्टर इज इक्वल टू QE। लगेगा ना? लगेगा, बिल्कुल लगेगा सर। अगर लगेगा तो हमारे पास है फोर्स कितना लग रहा है? F इज इक्वल टू माइनस E इंटू ई। इलेक्ट्रॉन्स की बात हो रही है, कितना फोर्स लग रहा है सर? F इज इक्वल टू माइनस ई वेक्टर। दैट मीन्स हम बात करेंगे ये जो डायरेक्शन होगी, फोर्स की डायरेक्शन होगी, वो इलेक्ट्रिक फील्ड की क्या है? इलेक्ट्रिक फील्ड की क्या होगी? अपोजिट होगी। क्या होगी? अपोजिट होगी। यानी ये इलेक्ट्रॉन जो हैं इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में मूव करेंगे, लो पोटेंशियल टू हाई पोटेंशियल। ये लो, ये सब इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो सर फोर्स लग रहा है तो इसका मतलब एक्सीलरेशन भी होगा, एक्सीलरेट भी होंगे, बिल्कुल होंगे। अच्छा, एक्सीलरेशन कितना होगा? बाय यूजिंग सेकंड लॉ ऑफ मोशन की बात करें, क्या होगा? F इज इक्वल टू एम ए वेक्टर, जो इक्वल होगा बेटा किसके? माइनस ई वेक्टर के। तो एक्सीलरेशन कितना हो गया? माइनस ई वेक्टर बाय एम। ये लो कितना हो गया? माइनस ई वेक्टर बाय एम। यहां से वही बात हो गई, एक्सीलरेशन ऑफ द इलेक्ट्रॉन इज द अपोजिट डायरेक्शन टू द इलेक्ट्रिक फील्ड। यही होगा। अच्छा ठीक है, इसका मतलब इनकी क्या हो गई? फिक्स डायरेक्शन हो गई। किनकी? इलेक्ट्रॉन की। जो पहले क्या थी हमारे पास? रेंडमली थी, ऐसे जिगजैग फॉर्म में जा रहा था हमारे पास। ठीक है, इस सिचुएशन में डिस्प्लेसमेंट जो था हमारे पास है वो कितना था? 0। एवरेज वेलोसिटी भी कितनी थी बेटा हमारे पास? 0 थी। पर क्या अब जैसे ही इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करेंगे क्या वेलोसिटी 0 होगी? नहीं होगी सर। तो कैसे कैलकुलेट करेंगे? हमारे पास है, तो देखिए हमारे पास है फाइनल वेलोसिटी निकाल लो, एक्सीलरेशन हमारे पास गिवन है ये। तो हम बात करेंगे इस सिचुएशन में वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन v इक्वल टू कितना हो जाएगा? u प्लस AT। अच्छा ठीक है, यहां बात करेंगे तो फाइनल वेलोसिटी है, ये इनिशियल वेलोसिटी है, a क्या है? एक्सीलरेशन, और t क्या है? रिलैक्सेशन टाइम। क्या है? रिलैक्सेशन टाइम। अब बात करेंगे क्या सभी कोलिजन्स की बात करें, भाई इलेक्ट्रॉन जब मूव करेगा तो अभी एक्सीलरेट हो रहा है, एक्सीलरेट हो रहा है, इसका मतलब अभी भी क्या करेगा? वो कोलिजन तो करेगा। तो क्या सभी कोलिजन्स की बात करें उनमें रिलैक्सेशन टाइम इक्वल होगा क्या? नहीं सर। भाई दो बात करें, कोलिजन की बात करें, उनके बीच में जो इलेक्ट्रॉन्स के बीच में क्या होता है? कोलिजन हो रहा है, तो उसका टाइम इंटरवल इक्वल होगा क्या? नहीं होगा। अगर टाइम इंटरवल अगर इक्वल नहीं है
तो भाई वेलोसिटी सबकी इक्वल होगी क्या? नहीं होगी सर। तो क्या करेंगे, इसका हम एवरेज कैलकुलेट करेंगे। ये करेंगे एवरेज, येलो एवरेज क्या हुआ, u कितना है 0, तो u का एवरेज प्लस a और t का, बेटे a का एवरेज तो हम निकाल नहीं रहे। क्यों नहीं निकाल रहे बेटा? बिकॉज a तो मेरे पास क्या है, कांस्टेंट है। देखो E/m, हर एक इलेक्ट्रॉन्स के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड, चार्ज और मास कांस्टेंट है। तो यहां बात करेंगे, ये जो स्पीड होगी वो होती है ड्रिफ्ट वेलोसिटी। क्या होगी बेटा? ड्रिफ्ट वेलोसिटी। vd वेक्टर क्या होगा, ये तो 0 हो गया, इनिशियल 0 था हमारे पास, प्लस या माइनस E/m, और टाइम का जो एवरेज वैल्यू है होता है टो। तो यहां से बेटा vd का वैल्यू कितना आ रहा है बेटा, माइनस E/m। इसका मतलब ड्रिफ्ट वेलोसिटी जो हमारे पास है उसकी डायरेक्शन जो होगी इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट होगी। और दूसरी बात हम बात करेंगे, मैग्नीट्यूड जो होगा वो E/m होगा। ठीक है। अब बात सर ड्रिफ्ट वेलोसिटी है क्या फिर इसका मतलब? तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी जो हमारे पास आ रही है वो जो है वो है एवरेज वेलोसिटी ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स, एवरेज वेलोसिटी ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स इन प्रेजेंस ऑफ एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड। एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड के प्रेजेंस में जो वेलोसिटी है वही क्या हमारे पास है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी। और इसकी जो वैल्यू आती है वो अप्रोक्स आती है कितना, 10⁻⁻⁴ मीटर पर सेकेंड, 10⁻⁻⁴ मीटर पर सेकेंड। इसी वेलोसिटी कारण इलेक्ट्रॉन्स क्या करते हैं, इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करते हैं। अब भाई एक एंड से सेकेंड एंड पे जाएंगे और एंड पे जाएंगे, इसका मतलब इलेक्ट्रिक चार्ज कंडक्ट करेंगे, और इलेक्ट्रिक चार्ज कंडक्ट कर रहे हैं तो क्या होगी, इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट हो रही है। ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट हो रही है। उससे पहले क्यों नहीं हो रही थी सर? उससे पहले एवरेज जो हम बात करें, नेट डिस्प्लेसमेंट कितना था, 0, एवरेज वेलोसिटी कितनी थी, 0। क्लियर हुआ यहां तक, बस में आ गई। अब बात सर एक माइंड में एक डाउट आता है हमारे पास है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी का जो वैल्यू है वो है 10⁻⁴ मीटर पर सेकेंड। ठीक है, 10⁻⁴ मीटर पर सेकेंड। तो यहां मैं बात करूं इतनी कम स्पीड से, ये कितना हुआ, अप्रोक्स 0.1 mm हुआ। इतनी कम स्पीड से अगर कंडक्टर में बात करें, कंडक्टर में इलेक्ट्रॉन्स मूव करता है, तो इसका मतलब तो इलेक्ट्रॉन को एक पोर्शन से दूसरे पोर्शन पे जाने के लिए तो बहुत लंबा टाइम चाहिए। यही है, इस एग्जांपल हमने कहा ये एक रूम है। ठीक है, इस रूम में कनेक्शन के स्विच हमारे पास इस पॉइंट पर दे रखे हैं, इस वॉल के ऊपर दे रखे हैं, और ये हमारे पास है इस वॉल पर कोई भी फैन है या कोई बल्ब है, मैं इसकी बात कर रहा हूं। ठीक है, ये डिस्टेंस अप्रोक्स होगी हमारे पास है 5 मीटर तो होगी। ठीक है, 5 मीटर हम कंसिडर करते हैं। हमने कहा जैसे स्विच ऑन करूं तो सर्किट कंप्लीट हो गया। बिल्कुल सर, सर्किट कंप्लीट हो गया, इसका मतलब कंडक्टर में इलेक्ट्रॉन्स फ्लो होंगे जो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करेंगे, बिल्कुल करेंगे। इसका मतलब जब इलेक्ट्रॉन मूव करके यहां आएगा, ठीक है, तो करंट फ्लो हो रही है, बिल्कुल सर हो रही है। तो यहां से बात करें, इसकी स्पीड तो कितनी है, 10⁻⁻⁴ ही है। तो इसे अप्रोक्स हमने क्या माना, 5 मीटर डिस्टेंस टेबल मानी है, तो 5/10⁴ कितना टाइम लगना चाहिए इसको, 50,000 सेकेंड्स। कितना टाइम लगना चाहिए, 50,000 सेकेंड्स। जबकि तो बात करें जैसे स्विच ऑन करते हैं तुरंत बल्ब ग्लो करता है, ऐसा कैसे हुआ? देखिए हमने बोला है जो ड्रिफ्ट वेलोसिटी है उसकी एवरेज स्पीड कितनी आ रही है बेटा, 10⁻⁴ मीटर पर सेकेंड। फिर हमने कहा स्विच ऑन करते ही बल्ब ग्लो कैसे करता है, या हम ये कहें कि हमने कहा ये तो बहुत एक रूम की बात हो रही है। अपने यहाँ जो इलेक्ट्रिसिटी आती है बेटा कहाँ से आती है, कोटा से आ रही है। ये कोटा में अगर मान लो फीडर में अगर वहां से अगर स्विच ऑन किया है, ठीक है, फ्यूज अगर लगाया है या फीडर अगर ऑन किया है, तो यहाँ तो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट आ जाती है तुरंत, उसी टाइम या इंस्टेंट हम बात करें इलेक्ट्रिसिटी फ्लो होती है। तो जबकि इलेक्ट्रॉन को तो फ्लो करके आने में बहुत टाइम लगेगा। तो देखिए करंट ऐसे फ्लो नहीं होती है कि हम बात करें कि इलेक्ट्रॉन एक एंड से ट्रेवल करके दूसरे एंड तक जाएगा। मान लो ये कंडक्टर है, ठीक है, यहां भी मेरे पास क्या है, फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं।
ये मान लो ऐसे इसके आगे फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं, बीच में गैप नहीं है बेटा, यहाँ भी फ्री इलेक्ट्रॉन्स ही हैं। एक बार एग्जाम्पल ले रहे हैं हम यहाँ, ये मान लो फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं, अब ये बात सही है कि जैसे सर इलेक्ट्रिक फील्ड आप अप्लाई करोगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई होने से ये जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो पर सेकेंड कितना डिस्टेंस 10⁻⁴ यानी कि 0.1 मीटर, सॉरी 0.1 mm डिस्टेंस ट्रेवल करेंगे। बट ये सही है, जितना अगर ये मान लो ये 0.1 mm डिस्टेंस ट्रेवल कर रहे हैं तो क्या होगा, ये नेक्स्ट वाले पार्टिकल को आगे शिफ्ट कर रहे हैं तो ये वाला पार्टिकल इधर जाएगा, उसी 1 सेकेंड के इंटरवल की बात कर रहा हूं। फिर ये वाला क्या करेगा, नेक्स्ट वाले को पुश करेगा, फिर ये वाला नेक्स्ट वाले को पुश करेगा। इसका मतलब क्या हुआ, एक स्टेप में हम बात करें तो क्या हो गया, सारे इलेक्ट्रॉन रनिंग पोजीशन में आए नहीं आए। अरे भाई ये एक स्टेप आगे जाएगा तो ये ऐसा नहीं जाता कि ये सब क्या हो जाएंगे, इकट्ठे हो जाएंगे, नहीं। जैसे ही आगे जाएगा तो ये वाला भी तो एक स्टेप जाएगा, इसके आगे वाला भी। जैसे मैंने कहा यहां अगर एक स्टेप शिफ्ट हो रहा है तो यहाँ के इलेक्ट्रॉन भी तो एक स्टेप आगे जाएंगे। ऐसे कंडक्टर चाहे कितना बड़ा हो, कितनी लेंथ का हो, तो उसमें जितने भी इलेक्ट्रॉन्स क्या होंगे, रनिंग मोशन में आए नहीं आए। इससे करंट इलेक्ट्रिसिटी क्या होती है, इलेक्ट्रिसिटी क्या होती है, कंडक्ट होती है। ये हम बात करें, जैसे कि मान लो स्कूल्स में हम बात करें, क्यों बनाते हैं हम, एक लाइन बना ली हमने, ठीक है। लाइन बनाने इसका मतलब पूरी लाइन फ्लो कब करेगी या रनिंग मोशन में कब आएगी, जब फ्रंट में जो हम बात करेंगे उनको, जो हमारे पास है फ्रंट की बात करें, हमारे पास फ्रंट में जो फर्स्ट नंबर पे जो स्टूडेंट लगा हुआ है वो अगर एक स्टेप अगर आगे मूव करेगा, एक स्टेप, तो पीछे वाला जो स्टूडेंट जो लास्ट लाइन में लगा हुआ है, लास्ट वन में, ठीक है, तो वो बात करें वो भी तो एक स्टेप आगे जाएगा, नहीं जाएगा। पूरी लाइन तो रनिंग मोशन में आई नहीं है, किससे, केवल एक स्टेप ट्रेवल करने से। ऐसा नहीं है कि लास्ट वाला स्टूडेंट जब आगे फ्रंट तक आएगा तब लाइन जो होगी रनिंग मोशन में आएगी। इसीलिए बेटा हम बोलते हैं इसको ड्रिफ्ट वेलोसिटी बोला जाता है। ड्रिफ्ट वेलोसिटी का मतलब है बहना, ठीक है, रनिंग मोशन में आना, ठीक है, क्लियर हुआ। रनिंग मोशन में आने से ही जो करंट फ्लो हो रही है वही होती है हमारे पास इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी क्या होगी, ड्रिफ्ट वेलोसिटी। कितनी होती है, E/m। क्लियर, यहां तक बस में आ गई। तो ये था हमारे पास ड्रिफ्ट वेलोसिटी। नेक्स्ट क्लास में हम डिस्कस करेंगे रिलेशन बिटवीन द करंट एंड ड्रिफ्ट वेलोसिटी एंड ओम्स लॉ। आज के लिए इतना ही है, बाकी बात हम नेक्स्ट क्लास में, ठीक है। थैंक यू।